न सूरत न सीरत। ये कहानी है गौरी और कार्तिक की। शहर का एक अमीर लड़का जिसका नाम था कार्तिक पूरी तरह से काम में व्यस्त, और काम में व्यस्त होने के कारण उसकी काफ़ी उम्र निकल गई थी। वो बड़ा ही गुस्से वाला और खड़ूस था। उसके स्वभाव की वजह से कोई लड़की उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं होती थी, और वो खुद भी शादी से दूर ही रहना चाहता था। सीता चाहती थी कि कार्तिक के लिए एक सीधी सादी भोली भाली लड़की पत्नी के रूप में इस घर में आए, ताकि हमेशा के लिए इसी तरह घर की पूरी सत्ता सीता के हाथ में रहे। गौरी अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। एक दिन अपने पुरानी सहेली से मिलने के लिए कार्तिक की माँ गौरी के गांव आई थी। तभी उसे गौरी के बारे में पता चलता है। बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माताजी नमस्ते, माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन माँ तो अंदर है, आप आइए ना। गौरी का खराब चेहरा देखकर कोई भी उसके साथ ढंग से बात नहीं करता था। गौरी के पिता के गुजर जाने के बाद बड़ी ही मुश्किल से गौरी की माँ ने गौरी को बड़ा किया था। गौरी दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके संस्कार काफ़ी अच्छे थे। नमस्ते बहन जी, मैं सीता वर्मा। आप नामचीन प्रकाश वर्मा को तो जानती ही होंगी, उनकी पत्नी। आइए आइए बहन जी, प्रकाश वर्मा को कौन नहीं जानता। इस गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन आप यहाँ कुछ काम था क्या? मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, हम जैसे गरीबों के पास आपका क्या काम होगा। अरे नहीं बहन जी, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे आपसे कुछ काम ही था। मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनकर सविता बिल्कुल थम जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप घबरा क्यों रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने कार्तिक के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बचपन में मेरी बेटी बड़ी सुंदर थी, लेकिन चेचक की वजह से मेरी बेटी का पूरा चेहरा खराब हो गया है, और ऊपर से हम गरीब भी है। मैंने तो अब गौरी की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब लग रहा है जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बेटी का हाथ हमें देने के लिए? आप चाहें तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। हमारी पहचान आज से थोड़ी ना है। हम गांव वाले वर्मा साहब को बरसों से जानते हैं। हमें आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी आपके घर में बड़े ही सुख से रहेगी। सीता सविता से गौरी और कार्तिक के रिश्ते की बात करके घर आती है। कार्तिक काम में व्यस्त था, गुस्से वाला था, लेकिन वो अपनी माँ की एक भी बात टालता नहीं था। कार्तिक बेटा, बड़ी देर कर दी आने में, 11:30 बज गए हैं। माँ, आप क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? काम से कभी कभार देर हो जाती है। इतनी देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम इतनी देर तक जाग सकते हो और मैं नहीं? बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। अगर मैं सो जाती तो तुम भी भूखे पेट ही सोते, इसीलिए अब तक जाग रही हूँ। एक बार इस घर में बहू आ गई तो तुम्हारा ध्यान वही रखेगी। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन दिखने में ज़रा। अगर घर में बहू के आने से आपका काम कम हो रहा है तो ठीक है। जैसे भी लड़की हो, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अपनी माँ की खातिर कार्तिक शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले कुछ ही दिनों में कार्तिक और गौरी की शादी हो जाती है। गौरी कार्तिक के घर रहने आ जाती है, लेकिन गांव में पली बड़ी गौरी बड़ी ही मासूम और भोली थी। उसकी सिंपल रहन सहन की वजह से घर में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी, इस वजह से उसकी जिठानी हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, और घर के सभी लोग उसके साथ नौकरानियों वाला सुलूक करते थे। गौरी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जी सुनिए ना, आप ये कॉफ़ी लो, तब तक मैं आपके ऑफिस जाने के कपड़े निकाल कर रखती हूँ। वैसे आपका ऑफिस कहाँ है? वो बड़े बड़े कांच की दीवार होंगे ना, मैंने ना फिल्मों में देखे हैं, असलियत में नहीं। मुझे भी देखना है, क्या आप मुझे ले जाओगे आपके ऑफिस? गौरी तो बोले जा रही थी, लेकिन कार्तिक का गौरी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। जी सुनिए ना। चुप करो तुम अपनी बकवास। कब से बक 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 कर रही हो? मेरी 3 बातें कान खोलकर सुन लो और हमेशा के लिए अपनी बुद्धि में बिठा लो। पहली बात, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए की है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। दूसरी बात, कोई भी मुझसे सवाल पूछे ये मुझे कतई पसंद नहीं है। तीसरी बात, ज़्यादा बोलने वाले लोगों को मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। आज पहली बार गलती हुई है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। कार्तिक की बात सुनकर बेचारी गौरी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रखकर चुपचाप किचन में चली जाती है। गौरी को रोते हुए देखकर उसकी सास पूछती है, ये क्या गौरी, तुम अच्छे खासे भरे घर में सुबह सुबह क्यों आंसू बहा रही हो? इस तरह भरे घर में रोना शुभ नहीं होता। वैसे हुआ क्या है? कौन सी आफत आ गई जो तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे? तुम्हारी माँ तो अभी जिंदा है। माँ जी, ये वो क्या कर रही हो? सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? कार्तिक तुम पर गुस्सा हुआ है क्या? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे शादी मजबूरी में की है। वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। बस इतनी सी बात। वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो क्या हुआ? हम तो मानते हैं ना तुम्हें हमारी नौकरानी। अरे तुम जैसी बदसूरत को कौन अपनाएगा? मैं तुम्हें इस घर में इसीलिए लेकर आई हूँ कि तुम हमारे घर की देखभाल करो और घर के सभी काम करो, और तुम हमेशा वहाँ तक ही सीमित रहोगी। अब ये रोना धोना बंद करो और इतने बड़े घर में रहने के लिए मिल रहा है वही अपना भाग्य समझकर भगवान का शुक्रिया अदा करो, नहीं तो मैं तुम्हें उस छोटे से गांव में फिर से छोड़ाऊंगी। और ब्याही हुई लड़की ससुराल से वापस मायके आएगी तो सोचो तुम्हारी माँ को गांव वाले कितना सुनाएंगे। बेचारी गौरी सब कुछ सुन लेती है। उसे पता था अगर वो कुछ कहेगी तो उसकी सास उसे अपने माँ के पास छोड़ाएगी। वो अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े दिन बाद दिवाली आती है। दिवाली के त्यौहार पर गौरी की ननद रिया, जो शहर में पढ़ रही थी, वो घर आती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? रिया दरवाजे से चिल्लाते चिल्लाते घर में आती है। गौरी पानी का ग्लास उसे देती है, लेकिन वो गौरी की तरफ ध्यान भी नहीं देती। माँ कहाँ है मेरी नई भाभी? मैं शादी में नहीं आई थी। मैंने भैया से फोटो भिजवाने के लिए कहा तो भैया कह रहे थे तुम अपनी भाभी से खुद आकर मिल लेना। अरे कहाँ है मेरी भाभी, बताओ तो। अरे यही तो है तेरी भाभी। गौरी तेरे सामने ही तो है और तू पूरे घर में ढूंढ रही है। क्या ये मेरी भाभी है? मुझे तो लगा नौकरानी है। माँ, मेरे हैंडसम भाई के लिए आपने ऐसी बदसूरत पत्नी क्यों लाई? लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? घर आते ही पूरा मूड चला गया। रिया की बात सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। रिया, तेरे भाई को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मेरा काम कम हो, मुझे आराम मिले, बस इसी वजह से शादी के लिए तैयार हुआ। और जब से गौरी घर में आई है मेरे तो बड़े मज़े हैं भाई। नौकरानी का खर्चा भी बचता है। इसे क्या 2 टाइम का खाना मिल जाए तो हो गया। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे अब समझ में आया कि भाई भाभी का फ़ोटो भेजने से इनकार क्यों कर रहे थे। न जाने ये बदसूरत सीरत में भी अच्छी है या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली के मौके पर कंपनी की तरफ से बधाई देने के लिए पूरे परिवार के साथ कार्तिक एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता था ताकि न्यूज़पेपर में दे सके। अब सब लोग फ्री हो ना? आज शाम को फोटोग्राफर्स आने वाले हैं। हमें पूरे परिवार के साथ कुछ फ़ोटो खिंचवाने हैं। अच्छा हुआ कार्तिक बेटा तूने याद दिलाया, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था। कार्तिक की माँ, बड़ी बहू और रिया, तुम सब हमारे शॉप की कुछ ज्वेलरी पहनकर शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। हमें हमारे पूरे परिवार की तरफ से और कंपनी की तरफ से न्यूज़पेपर में दिवाली की शुभकामनाएं वाला विज्ञापन देना है। हाँ पापा, लेकिन आपने सिर्फ माँ, बहन और हिमानी को ही क्यों कहा? गौरी भी तो अब हमारे घर की सदस्य है। नहीं तेजस, ये हमारे फ़ोटोशूट में नहीं होगी। हमें हमारे शॉप का विज्ञापन करना है ताकि ग्राहक हमारे तरफ आकर्षित हो। अगर ग्राहक इसे देख लेंगे तो जो ग्राहक हमारे पास आते हैं वो भी चले जाएंगे। इसे रह नहीं देते। वैसे भी इसके रहन सहन से ये हमारे परिवार के सदस्य नहीं लगती। गांव से शहर आ गई लेकिन अभी भी वैसी है, गांव की गवार। तेजस जी, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे देखने के लिए या फिर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको कभी टाइम नहीं होता, और इस बदसूरत पर आपको इतनी दया आ रही है, क्यों? वैसे भी इसके खराब चेहरे से ये हमारा अच्छा खासा फ़ोटो भी खराब कर देगी। तुम्हारा क्या है? तुम तो दिन भर अच्छी अच्छी साड़ी ज्वेलरी पहन के ढेर सारा मेकअप करके रोज़ तैयार होती रहती हो। अगर रोज़ तुम्हारा मेकअप ही देखता रहूं तो काम कब करूं? अगर ये गौरी मजबूरी की भाभी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएगी तो आप लोग उनके साथ ही खिंचवा लो फ़ोटो, मुझे नहीं खिंचवाना। अगर मेरे होने से आपका फ़ोटो ख़राब हो जाएगा तो ठीक है, मुझे नहीं खिंचवाना फ़ोटो। तेजस भैया, कोई बात नहीं, बस एक फ़ोटो ही तो है, आप लोग खिंचवाओ या मैं, मेरे लिए एक ही बात है, मुझे बुरा नहीं लगा। ओ महारानी, अब भाषण देना बंद करो। तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है। जाओ जाकर सबके लिए चाय बनाओ। मुँह तो ऐसा भोला भाला बना लेती है जैसे सब इस पर अत्याचार कर रहे हो। सबकी बातें सुनकर भी गौरी नज़रअंदाज करती है, लेकिन उसे सबकी बातों का बड़ा बुरा लगता है।
वो अपने नसीब को कोसती है। न जाने मैंने ही क्या गलती की है जो भगवान मेरे साथ हमेशा ही बुरा करता है। बचपन में मुझसे मेरे पापा छीन लिए, मेरे सुंदर चेहरे को चेचक ने इतना बदसूरत बना दिया। जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद भगवान ने मेरे नसीब में कभी खुशियाँ लिखी ही नहीं, जो हर बार मुझे दुख और सिर्फ दुख मिलता है। थोड़ी देर में गौरी खुद को समझाकर फिर से काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गौरी के साथ परिवार वालों का व्यवहार ऐसा का ऐसा ही रहता है। एक दिन हिमानी की सहेलियां घर आती हैं। मेरी सहेलियां आज घर आने वाली हैं, तो मुझे घर एकदम साफ चाहिए। मेरी कुछ सहेलियां तो पहली बार हमारे घर आ रही है, तो उन्हें घर पसंद आना चाहिए। आती ही उनके लिए जूस बनाना। कर लोगी ना तुम? देखा है ना जूस? मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जत मत करना। भाभी मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो। आपने कहा तो मैं खाना भी बना दूँगी। खाना? वो तुम्हारा भिंडी करेली की सब्जी वाला। नो नो नो, मेरी सहेलियां ये सब नहीं खाती। उनके लिए मैं इटालियन फूड ऑर्डर करने वाली हूँ। मैंने तुमसे जो कहा है ना, सिर्फ उतना ही करना। और हाँ, ये पुराने कपड़े पहनकर मेरी सहेलियों के सामने मत आना। किसी भी एंगल से तुम हमारे घर की बहू लगती नहीं हो। कम से कम अच्छे कपड़े पहनोगी तो अच्छे घर की नौकरानी तो लगोगी। भाभी। क्या भाभी? मेरी सहेलियों के सामने मुझे ये भाभी भाभी मत कहना, मैडम कहना, समझी? चलो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी भाभी, सॉरी मैडम। घर के हर सदस्य की तरफ से गौरी का अपमान होना ये तो अब रोज का हो गया था। गौरी को उनकी बातों का बुरा लगता था। कई बार वो रोती थी, लेकिन गौरी के पास उनका भला बुरा सुनने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं था। गौरी हर रोज घर का सारा काम करती थी। कोई कुछ भी कहे वो थोड़ी देर रोकर शांत हो जाती थी और फिर काम पे लग जाती थी। गौरी घर के हर सदस्य के लिए चिंता करती थी, उनके हर चीज का ख्याल रखती थी। उसके हाथ में काफी स्वाद भी था। ससुराल में चाहे कितना भी हाल क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो अपनी माँ को फोन करती तो यही बताती कि वो खुश है, ताकि वो चिंता ना करे। गौरी कार्तिक के खाने का, उसकी ज़रूरत की चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती थी। उसे जो चाहिए वो उसके कहने से पहले ही उसके सामने रख देती थी। अब कार्तिक को भी यकीन हो गया था कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब भी कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करता तब उसके बदसूरत चेहरे की वजह से वो उससे दूर हो जाता था। एक दिन कार्तिक सुबह दौड़ने के लिए गार्डन जाता है, तब उसका पुराना दोस्त वैभव मिलता है। वैभव, तो वैभव ही है ना? कॉलेज क्या खत्म हो गया, तू तो इस दोस्त को ही भूल गया। भाई यार, मैं तुझे कभी भूलूं ऐसा हो सकता है क्या? इतनी कच्ची थोड़ी ना हमारी दोस्ती। बस ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था। मुझे पता है तू काफ़ी बिजी था। अंकल के छोटे से ज्वेलरी शॉप को तुमने आज बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दोस्त। थैंक यू। लेकिन कभी आवारागर्दी करने वाला लड़का आज बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बात कर रहा है, और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह दिख भी रहा है। हाँ यार, बचपन में तो सब कुछ सही रहता था। हम जो दिल को चाहे वो सोच लेते हैं, लेकिन एक बार बड़े हो जाओ फिर वही होता है जो नसीब में हो। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। होता तो वही है जो नसीब होता है, फिर चाहे हमें वो मंजूर हो या ना हो। वैसे शादी वादी हुई कि नहीं तेरी? प्रीति से प्यार करता था ना कॉलेज में, बताया कि नहीं उसे? वो धोखेबाज निकली यार। कितना प्यार किया उसे। जो मुझसे पॉसिबल था वो सब कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसने मुझे धोखा ही दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हर सुंदर दिखने वाला चेहरा दिल से सुंदर नहीं होता। मेरा तो तब शादी से दिल ही उठ गया था, लेकिन मेरे पापा ने उनके एक दोस्त से वादा किया था कि वो मेरी शादी उनकी बेटी के साथ करवाएंगे। फिर क्या, मजबूरी में मुझे शादी करनी ही पड़ी। लेकिन मुझे नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों? वैभव जी, मैं वहाँ सामने की बाकड़ी पर बैठती हूँ, आपका हो जाए तो आ जाना। नेहा तुम भी आओ ना इधर, मेरे दोस्त से मिल लो। ठीक है। ये तुम्हारी पत्नी है? इतनी मोटी भद्दी? मैं भी यही कह रहा था। मोटी भद्दी नेहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से नेहा मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। प्रीति के जाने के बाद मैंने जीना ही छोड़ दिया था, बस मशीन की तरह काम कर रहा था। नेहा ने मुझे फिर से जीना सिखाया। उसकी वजह से मैं फिर से हंसने लगा। तुम्हें पता है, मुझे जो चाहिए वो बिना कहे वो समझ जाती है। खुद से पहले मेरी परवाह करती है, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सोचती है। मुझे टाइम लगा नेहा को अपनाने में, लेकिन जब मैंने उसके बदसूरत शरीर से आगे जाकर देखा तो वो काफ़ी सुंदर है सीरत से। और आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक सुंदर दिखने वाली लड़की भले ही आपको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आकर्षित कर ले, लेकिन किरदार से, सीरत से अच्छी लड़की
आपकी ज़िंदगी भर के लिए चाहत बन जाती है। और अब तो हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है, हमारे प्यार की निशानी। छोटा वैभव या फिर छोटी नेहा आएगी। मैं ना नेहा के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी जी, मैं वैभव का कॉलेज का दोस्त। जी मुझे बताया है वैभव ने आपके बारे में। तूने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तूने शादी की या नहीं? कहाँ खो गया तू? तभी कार्तिक के दिल में गौरी की छवि दिखाई देती है। वो किस तरह उसका ख्याल रखती है, उसके पूरे परिवार की तरफ से बेइज्जत होने के बाद भी कैसे उनके लिए काम करती है। ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी शादी हो गई ना। मेरी पत्नी भी नेहा भाभी की तरह किरदार से, सीरत से बड़ी सुंदर है। आओ ना तुम भाभी को लेकर कभी घर, उससे भी मिल लेना। वैसे गौरी नाम है उसका। आएंगे दोस्त फिर कभी। अभी तो हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। वैभव और नेहा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कार्तिक गौरी के बारे में ही सोच रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि गौरी एक अच्छी लड़की है, लेकिन वैभव की बात सुनकर उसे वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। उसे एहसास हो चुका था कि सुंदरता से ज़्यादा सीरत मायने रखती है। वो घर जाते ही गौरी से माफ़ी मांगने के बारे में सोचता है और घर आता है। तब वो देखता है कि गौरी रो रही है। तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा क्या? भाभी की अलमारी में एक साड़ी नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि मेरे पास एक भी भारी साड़ी नहीं है, तो मैंने उनकी भारी साड़ी चुराई है। इतनी सी बात? मुझे पक्का यकीन है कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। गौरी मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा ये प्यारा स्वभाव मेरे ध्यान में आया ही नहीं। मैं तुमसे नफरत करता रहा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है भगवान ने साक्षात उनकी गौरी मेरा जीवन संवारने के लिए भेजी है। मुझे माफ़ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारा कई बार अपमान किया। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारी भी एक पहचान होगी, गौरी कार्तिक वर्मा। और तुम घर वालों के बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैं उन्हें समझा दूंगा। इस घर में मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूँगा, और मुझे यकीन है एक दिन वो भी मेरी तरह तुम्हें अपना लेंगे। गौरी फिर से रोने लगती है, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। देर से ही क्यों ना सही, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरा आज का पूरा दिन तुम्हारा। चलो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, फिर हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जाएंगे। कार्तिक गौरी को गले लगा लेता है।